हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्तिहान गुरु। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज में हम लोग ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, जिसमें कि क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी, इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है नक्षत्र। मतलब कि अभी चैप्टर 1 में ही है। और पिछले वीडियो में हमने देखा था आकाशीय पिंड के बारे में देखा था। और आज के वीडियो हम देखेंगे नक्षत्र के बारे में कि नक्षत्र क्या होता है। देखिए, हमारा मेन टारगेट है कि आपके जितने भी एग्जाम से, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम से, जो भी एनसीईआरटी को टच करता है, सारे एग्जाम क्लियर कराना। इसलिए हमारे वीडियो को आप थ्योरेटिकली ना लेकर एक नोट्स के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि हम वही चीज आपको वीडियो में डिलीवर करेंगे जो डायरेक्टली एग्जाम से रिलेटेड होगा। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं केवल आप लोगों को थ्योरी पढ़ाने वाला हूं। मैं अपने सारे वीडियो में मैं यही फोकस करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पकड़ूं। अगर आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हैं तो एक गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इसलिए मैं एक नोट्स के रूप में पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बताने वाला हूं। इन सारे पॉइंट्स को अगर याद करते हैं तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसलिए मैंने तोड़ तोड़ के इस वीडियो को बनाया है कि मतलब कि छोटे छोटे टॉपिक को लेकर मैं एक ही वीडियो में सारा चीज बना सकता था। इस चैप्टर 1 के लिए एक वीडियो बना सकता था, सौरमंडल में पृथ्वी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। लेकिन मैंने टॉपिक उठाया ताकि टॉपिक से मैं क्वेश्चन को निकाल सकूं और उन सारे क्वेश्चन को आप लोग को बता सकूं, ताकि आपका सारा क्वेश्चन पकड़ में आ जाए। इस जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो मैं आप लोग के लिए एक एमसीक्यू का भी वीडियो दूंगा, जहां पर पूरे इस चैप्टर का सारा एमसीक्यू होगा। और उसी एमसीक्यू से सारे क्वेश्चन आपके लड़ेंगे किसी भी एग्जाम में, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो। जहां से भी एक ज्योग्राफी से क्वेश्चन टच करेगा तो एनसीईआरटी से ही आता है, और एनसीईआरटी से आएगा तो हमारे वीडियो से जरूर रहेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं नक्षत्र का, कि नक्षत्र क्या होता है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी आप बात करते हैं सौरमंडल का, सौरमंडल में पृथ्वी का, आकाशीय पिंड का, या फिर नक्षत्र का, तारे का, सूर्य का, तो वहां पर नक्षत्र एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। देखिए, नक्षत्र दरअसल तारों के ऐसे समूह हैं। आप लोग जब आकाश में देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे आकृति बने हुए दिखाई देते हैं। जैसे 7 स्टार मिलकर एक सप्तऋषि बन जाता है, उससे कहीं ध्रुव तारा बन जाता है, कहीं किसी तारा को मिलाकर आप एक अलग अलग आकार बनाते हैं, कोई शिकारु जैसा तो कोई भालू जैसा आकार बन जाता है। तो ये वो समूह हैं, तारों के ऐसे समूह जिन्हें देखकर प्राचीन समय में इंसान ने जानवरों, देवताओं और वस्तुओं की आकृति की कल्पना की थी। मतलब कि ये आज से नहीं, प्राचीन समय से ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तारों को देख करके जानवरों का आकृति बनाना, देवताओं का आकृति बनाना, वस्तुओं का आकृति की कल्पना किया जा रहा था। ठीक है, जैसे कई तारों का झुंड शेर जैसा दिखता था, उसे लोग लियो नेम दे दिया। मतलब जो आप अभी देखते हैं सिंह, एक सिंह के आकार का बना हुआ दिखेगा आपको, तो उसको लियो बोला जाता है। वो भी एक नक्षत्र है। नक्षत्र को आप नक्षत्र मंडल भी बोल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं मिल जाएगा नक्षत्र मंडल, तो आप इसी नक्षत्र की ही बात वहां पर की जा रही है। नक्षत्र तारे होते हैं, आकाश में एक खास आकृति में दिखाई देते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि नक्षत्र क्या है, तो आप बोलेंगे तारों का वह समूह जो एक अलग अलग आकृति में दिखाई देता है। ये आकृतियां इंसान ने कल्पना के आधार पर बनाई है। ऐसा नहीं कि वहां पर बनाया है, आप कल्पना के आधार पर बनाते हैं। जैसे किसी तारे को सिर माना, किसी को पैर और किसी को हथियार, इस तरीके से मानकर अलग अलग आकृतियां बनाया जाता है। जैसे शिकारी, जिसे ओरियन बोलते हैं, जैसे भालू, उर्सा मेजर, इस तरीके का आप बनाते हैं, आप जिसे सप्तऋषि बोलते हैं। नक्षत्र मतलब क्या हो गया? नक्षत्र मतलब हो गया तारों का समूह जो मिलकर एक विशेष आकृति बनाते हैं। तो अगर आपसे नक्षत्र का कोई क्वेश्चन होगा तो आप इससे पकड़ लेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इसी में और डिटेल्स में, तो इस तरीके के आप आकृति देखते होंगे। देखिए, यहाँ पर अलग अलग आकृति आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पर उर्सा मिर्जा बना हुआ है। ठीक है, सप्तऋषि, जैसे 4 ये हो गया, 3 हो गया। ये सारी तारे का आकृति आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं। रात में कभी आराम से बैठ जाइए छत पर, और छत पर देखेंगे आकाश में तो बहुत सारे तारे दिखाई देंगे। तारों में अलग अलग आकृति बनाने की कोशिश करिए, तो जो भी आकृति बनता है समझिए को एक नक्षत्र है, एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, जो कुछ तारों को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, प्राचीन समय से इसको बनाया जा रहा है, प्राचीन समय से इसको कल्पना किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर नक्षत्र का इतिहास की बात अगर हम करें तो नक्षत्रों की कहानी हजारों साल पुरानी है। आज का नहीं है कि नक्षत्र आज बना हुआ है। प्राचीन यूनानियों ने 48 मतलब 48 प्रमुख नक्षत्रों को परिभाषित किया था। यूनानियों ने
मतलब प्राचीन समय से इसका कल्पना किया जा रहा है, अलग अलग नक्षत्र बनाया जा रहा है। उस समय भी 48 प्रमुख नक्षत्र को परिभाषित किया गया था, बताया गया था कि इस नक्षत्र का नाम ये, इस नक्षत्र का नाम है। भारतीय खगोल शास्त्री जो इंडियन खगोल शास्त्री हैं में भी 27 मुख्य नक्षत्रों का जिक्र मिलता है। अगर आप वर्ल्ड वाइड बात करें तो जो प्राचीन यूनानी थे 48 नक्षत्र को बताए थे कि 48 नक्षत्र है, उसको परिभाषित किए थे। लेकिन भारतीय जो खगोल शास्त्री हैं वो 27 मतलब 27 मुख्य नक्षत्रों का जिक्र करते हैं, जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि, इस तरीके से बहुत सारे हैं। ठीक है जी। ये भारतीय नक्षत्र, जो भारतीय नक्षत्र चंद्रमा के आधार पर माने जाते हैं, क्योंकि रात में चंद्रमा निकलता, उसी को लेकर भारतीय खगोल शास्त्री ने नक्षत्रों को मानना शुरू किया, जबकि पश्चिमी नक्षत्र सूर्य के रास्ते पर आधारित हैं। ठीक है। जबकि भारतीय नक्षत्र, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे कि जो भारतीय नक्षत्र चंद्रमा के आधार पर माने जाते हैं और पश्चिमी नक्षत्र सूर्य के रास्ते पर माने जाते हैं, ये क्वेश्चन है। मैंने यही बोला कि हमारे वीडियो में टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा, क्वेश्चन यही सबको पकड़ना है। ठीक है। चाहे आप मेंस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे पीटी निकाल रहे हो, चाहे किसी भी तरीके का एग्जाम हो, वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे मिल सकते हैं। देखिए, अगर कुछ प्रमुख नक्षत्र की अगर बात करें हम, तो पहला जो जाना पहचाना आपको दिखाई देता है वो है आपका सप्तऋषि। ठीक है। सप्तऋषि बोलते हैं उसको, जिसको आप बोल सकते हैं कि उर्सा मेजर यानी बड़ा भालू, जिसे भारत में सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। ये 7 प्रमुख तारों से मिलकर बना है। इससे दिशा पहचानने में मदद मिलती है। देखिए, उर्सा मेजर, देखिए जब अगर बात करें बाहर पश्चिमी सभ्यता का, यूनानी सभ्यता का, वर्ल्ड वाइड का, तो देखिए इंडिया से बाहर के लोग तो इसको उर्सा मेजर ही बोलेंगे या बड़ा भालू बोलेंगे। इंडिया में इसको हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं। ठीक है। इंडिया में भी मानना है कि 7 ऋषि हैं। ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि ये 7 ऋषि हैं जो सप्तऋषि के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन जनरल मतलब ऐसे जनरली आप बोलेंगे क्या है, नक्षत्र मंडल है। ठीक है। सप्तऋषि मंडल है, इसमें 7 तारे मिलकर एक नक्षत्र का निर्माण करते हैं। और ये सूर्य के तरह ही तारे हैं सारे, लेकिन हमसे इतने दूर हैं कि वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। उसका प्रकाश हमारे पास पहुंचने में टाइम लगता है। और सूर्य हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, इसलिए क्या होता है कि बड़ा दिखाई देता है। उसका उष्मा और प्रकाश को हम लोग महसूस कर पाते हैं। ठीक है। अगर अगला नक्षत्र की बात करें तो मृग नक्षत्र, जिसे ओरियन बोलते हैं, भी बहुत ही फेमस नक्षत्र है, जिसे तीर कमाने वाला योद्धा बोलते हैं। ओरियन नक्षत्र एक योद्धा की तरह दिखता है। भारत में इसे मृग यानी हिरण से जोड़ा गया है। अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग खगोल शास्त्री ने अलग अलग नेम दिया है, लेकिन है वही। ठीक है। कहीं पर किसी और नेम से जाना जा सकता है, कहीं आपको ओरियन के नेम से मिल गया तो कहीं मृग नाम से मिल गया, तो कहीं आपको उर्सा मेजर से मिल गया, तो कहीं सप्तऋषि से मिल गया। तो आपको समझना है कि उर्सा मेजर को सप्तऋषि बोलते हैं या बड़ा भालू नक्षत्र मंडल बोलते हैं। ओरियन को ही हम मृग यानी हिरण से जोड़ा जाता है इंडिया में, मतलब भारत में। भारत के खगोल शास्त्री इसको मृग बोलते हैं, लेकिन बाहर के खगोल शास्त्री इसको ओरियन नक्षत्र के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट को नोट करना होगा। देखिए, एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि ये सारे नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वहाँ पर सारे नोट्स अपलोड करते रहता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको नोट्स को प्रिंट आउट करके भी रख सकते हैं। ठीक है। अगला है वृश्चिक, जिसे हम लोग बिच्छू जैसा आकार मानते हैं। एक बिच्छू के आकार का होता है। इसका जिक्र कई पौराणिक कथाओं में भी आता है, जैसे पौराणिक कथाएं होते हैं उसमें भी इसको जिक्र किया गया। ये सारे जितने भी मैंने 3 पॉइंट दिया, 3 हमने नक्षत्र के बारे में बताया, बहुत सारे नक्षत्र हैं। ये फेमस नक्षत्र हैं जिसके बारे में क्वेश्चन रेज किए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट कर दिया। ठीक है। अगला चीज है कि दिशा और समय निर्धारण नक्षत्रों की भूमिका है। दिशा निर्धारण करने में, जब प्राचीन समय में जीपीएस नहीं था, कंपास नहीं था, तो लोग नक्षत्रों की सहायता से ही दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। नक्षत्र को देखते थे और उसी से दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। पूछा जाएगा कि प्राचीन समय में नक्षत्र दिशा का ज्ञान कैसे होता था, नक्षत्रों को देखकर ज्ञान किया जाता था। आपको पता है कि जो ध्रुव तारा है, नॉर्थ स्टार जिसे बोलते हैं, ये हमेशा उत्तर में होता है। और सप्तऋषि से आप ध्रुव तारा को देख सकते हैं कि सप्तऋषि से किस साइड में है। ठीक है। तो ध्रुव तारा नॉर्थ में हो तो आपका पता चलेगा कि ये उत्तर है। उसी के आधार पर उसके अपोजिट साइड में दक्षिण हो गया, फिर इधर पूरब होगा, उधर पश्चिम हो गया। इस तरीके से लोग ध्रुव तारा को लेकर दिशा का निर्धारण करते थे, सप्तऋषि को लेकर दिशा का निर्धारण करते हैं, मतलब डायरेक्शन। ध्रुव तारा हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा रखेगा, हमेशा ये उत्तर दिशा में ही रहेगा। आपसे पूछा जाए कि ध्रुव तारा का स्थान चेंज होता है, तो नहीं, यह हमेशा उत्तर दिशा में आपको दिखाई देता है। यही मैंने बता रखा है कि प्राचीन समय में जब कंपास नहीं था, तब नक्षत्रों से दिशा का अनुमान लगाया जाता था।
सप्तऋषि मंडल की सहायता से उत्तर दिशा की पता की जाती थी। किसान भी नक्षत्रों के आधार पर वर्षा और फसल के समय का अनुमान लगाते थे। किसान भी जो है इसी नक्षत्रों के आधार पर ही वर्षा और फसल का अनुमान लगाते थे। अगर अब बात करें हम कि आधुनिक विज्ञान और नक्षत्र का, अब भी आज की अंतरिक्ष एजेंसियां जैसे नासा हो गया, नक्षत्रों को पहचानने के लिए हाईटेक टेलीस्कोप का इस्तेमाल करती हैं। हाईटेक टेलीस्कोप का इस्तेमाल करती हैं और ये एक क्वेश्चन का आंसर है। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अब भी 88 आधिकारिक नक्षत्रों को मान्यता दी है। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है कि IOU ने कितने आधिकारिक नक्षत्रों को मान्यता दी है, तो 88 बोल सकते हैं। अब भी 88 आधिकारिक नक्षत्रों को मान्यता दी गई है, किसके द्वारा? IAU के द्वारा। अब अगर हम बात करें कि क्या नक्षत्र हमेशा एक ही जैसे दिखते हैं, ये भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको। तो पृथ्वी के घूमने के वजह से नक्षत्रों की स्थिति रात भर बदलती रहती है, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी जो है हमेशा अपने अक्ष पर घूमती रहती है और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है, ठीक है, और अपने अक्ष पर, और यहाँ पर चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। इसके बेस पर जो आकाश में तारे हैं, नक्षत्र हैं, इनकी आकृति बदलती रहती है। कभी आप इस साइड से देखते हैं, कभी पृथ्वी आएगी तो इधर से देख सकते हैं, अब कभी इधर से देखेंगे, तो इसका आकृति बदलते रहता है। जैसे ओरियन सर्दियों में और स्कॉर्पिस गर्मियों में दिखाया जाता है। इससे मौसम और समय का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नक्षत्र क्या है। हम पहले चैप्टर में अभी नक्षत्र के बारे में देखे। अगले वीडियो में आप लोग को मैं सौरमंडल और उसके सदस्यों की बात करूंगा। उसमें आप लोग को बताऊंगा कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, कौन ग्रह सूर्य से कितने दूरी पर है, उनका ऑर्बिट का साइज कितना है, कितने दिनों में वह चक्कर लगा लेते हैं सूर्य का, कितना समय लगता है उनको अपने अक्ष पर घूमने में। तमाम क्वेश्चन का आंसर आपको अगले वीडियो मिलने वाला है, क्योंकि मैं इस चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट करके टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं, ताकि आपका सारा क्वेश्चन मैच कर जाए, सारा क्वेश्चन मीट हो जाए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे। अगर आपका कोई सजेशन हो, किसी वीडियो का डिमांड हो, तो भी आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे और आपके कमेंट का कंसीडर जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।